एक बार फिर आपका संभव क्लासेज में स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और आप मेरे साथ पढ़ोगे साइकोलॉजी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और रीट के एग्जाम में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार विकास या अभिवृद्धि के जो सिद्धांत है उनमें से 9 सिद्धांतों की चर्चा हमने की थी और आज हम उनके 9 से आगे के सिद्धांत जो है उन पर हम चर्चा करेंगे। जो अपने सिद्धांतों की मैं बात कर रहा था, तो ये सिद्धांत साइकोलॉजी की जो बोर्ड आरबीएसई किताबों में लिखे गए हैं उनका निचोड़ इसमें लाने का प्रयास किया गया है। तो उनको हमें धीरे धीरे साथ साथ हमारे साथ समझते चलना है और साथ में जो आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को भी इससे रूबरू करवाना है। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने अपने दोस्त को नहीं बताया है तो वो उस दोस्त को भी शेयर कर लो। फायदेमंद रहेंगे आपके ये क्लासेज और इनमें से काफ़ी सवाल आएंगे। मैंने कोशिश की है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा मैं करूँ ताकि आपकी मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो देखो, अपना जो टॉपिक है वो था विकास या अभिवृद्धि के सिद्धांतों पे हम चर्चा कर रहे थे। अभिवृद्धि के सिद्धांत, तो आपने बहुत सारे सिद्धांतों पे चर्चा कल आपने की थी और उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे। कल आपने दो तीन जो साइकोलॉजी के टर्म्स है वो आपने सुने थे। कौन कौन से टर्म आपको मैं वापस याद दिलाता चलूं। एक तो विकास होता है वो वर्तुलाकार आकृति में होता है, विकास लंबवत नहीं होता, चक्राकार या वर्तुलाकार में होता है। और एक और मैं मोस्ट आपको बता रहा था कि दो शब्द आए थे, एक का नाम था सिफेलोकोडल और एक का नाम था प्रोक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकोडल की चर्चा कल हमने की थी। तो आज हम नेक्स्ट जो विकास के सिद्धांत है उन पे चर्चा करेंगे। तो पहला जो 10वां शायद 9 पढ़े थे, तो 10वां जो सिद्धांत है उस पे हम चर्चा करेंगे। 10वां सिद्धांत जो है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ध्यान से समझना इसको, समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत देखो, साइकोलॉजी में वैसे साइकोलॉजी है बड़ी इजी। समान प्रतिमान का सिद्धांत देखो, साइकोलॉजी काफी इजी है, लेकिन इसकी जो डिक्शनरी है, इनकी जो शब्दावली है वो काफी हार्ड होती है और इसी वजह से ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान को, अब प्रतिमान का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है कि प्रतिमान वास्तव में है क्या। यदि प्रतिमान का अर्थ समझ में आ गया तो आपके बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या कि इस सिद्धांत में कौन सी बात होने वाली है। तो प्रतिमान का अर्थ होता है अंग्रेजी में मॉडल या यूं कहे प्रतिरूप या छाया। हिंदी में शब्द लिख दो छाया, प्रतिछाया। अब इसका मतलब क्या हुआ इस सिद्धांत का कि जैसे फोटोकॉपी होती है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूं कि यह सिद्धांत विकास जो होता है वो कैसे होता है कि जैसे एक जानवर है तो उसका बच्चा क्या होगा, उसका मॉडल होगा, उसकी प्रतिमान होगा। एक व्यक्ति का बच्चा अलग होगा, जैसे आदमी था वैसे उसका बच्चा भी होगा। तो कहने का मतलब है कि विकास जो होता है वो प्रतिमान के रूप में चलता है। गाय का बच्चा बछड़ा होगा, मनुष्य का बच्चा बालक होगा, बच्चा होगा। तो इस प्रकार इस सिद्धांत में यह कहा गया है कि विकास का है वो प्रतिमान के रूप में चलता है। प्रतिमान से आप समझ सकते हो कि सभी प्राणियों का जो विकास होता है वो एक डायरेक्शन में होता है। जानवर है तो जानवर का बच्चा फिर जानवर, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई मॉडल चेंज हो जाए कि भाई गाय का बच्चा, जो गाय है उसका बच्चा ऊंट का बच्चा हो जाए, ऐसा नहीं होता। गाय का बच्चा गाय का प्रतिमान होता है, उसकी फोटोकॉपी मॉडल होता है। हालांकि उसमें थोड़ा सा चेंजेज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो उसका प्रतिमान ही होता है। उसमें शारीरिक रूप से देख लो, मानसिक रूप से देख लो, संवेगात्मक रूप से देख लो, चाहे किसी की बात कर लो, तो उनका भाषा के रूप में देख लो। घोड़े का बच्चा है वो हिनहिनाएगा,
तो यह सिद्धांत क्या समझाता है कि सारा का जो विकास है वो एक प्रतिमान के रूप में होता है। प्रतिमान का मतलब मॉडल, मॉडल का मतलब प्रतिछाया, छाया के रूप में, वैसा का वैसा, उससे मिलता जुलता उसी रूप में होता है। तो ये सिद्धांत समान प्रतिमान का सिद्धांत कहलाता है। अगला जो सिद्धांत है वो 11 नंबर का सिद्धांत है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। 11 नंबर सिद्धांत है विशिष्ट सामान्य की ओर। ये बार बार आपकी जो विशिष्ट से सामान्य की ओर, हमेशा जो विकास है उसकी दिशा क्या होती है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। सॉरी, उल्टा लिखा मैंने, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये दो शब्द आएंगे, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हमेशा विकास जो होता है वो किस दिशा में होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। दो शब्द आते हैं, एक विशिष्ट से सामान्य की ओर और एक होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये आपके शिक्षण विधियों में आप चर्चा करोगे इसकी कि क्या होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास हमेशा क्या होता है? सामान्य, जनरल से स्पेशल की ओर होता है। जनरल से स्पेशल की ओर। जनरल का मतलब होता है कि जब भी बालक का विकास होता है, एक बच्चे को आप देखो तो बच्चा क्या करता है, जैसे छोटा सा बच्चा है, उसने थोड़ा सा बिल्कुल शिशु अवस्था में है, बोलना सीखा, उसने बोलते बोलते ये सीख लिया कि जिनके 4 पैर होते हैं वो क्या होता है? पशु होता है। उसको सामान्य सा अध्ययन, ये सामान्य सा नॉलेज ये हो गया कि 4 पैरों वाले को क्या है, उसने देखा था अपने घर पे कि एक भैंस थी, तो भैंस को उसने किसी ने कह दिया कि ये सारे जानवर हैं। तो उसके दिमाग में हो गया कि ऐसा आकार का बड़ा सा जानवर जो होता है जिसके 4 पैर होते हैं वो क्या होती है? जानवर होता है। पहले उस बच्चे को पूछा, दूसरी टाइम उसने थोड़ा सा किसी दूसरे के घर में गया तो उसने एक घोड़े को देखा, तो वो कहेगा ये क्या है? जानवर। ऐसे ही जैसे एक घर में तोता था, तो तोते को कहा कि ये क्या है? पक्षी है। किसी ने समझाया कि ये क्या है? पक्षी है, तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये क्या है? एक पक्षी है। अब तोते की जगह मोर आया तो वो उसको भी क्या कहेगा? पक्षी ही कहेगा, क्योंकि उतना ही नॉलेज होता है। वो इंडिविजुअल, उसका विशिष्ट नॉलेज नहीं हुआ कि ये तोता अलग होता है और ये मोर अलग होता है। तो जो विकास होता है वो किस दिशा में चलता है? पहले सामान्य सा अध्ययन होता है, सामान्य सा नॉलेज होता है, फिर क्या होता है? विशिष्ट, उसकी एक एक चीज पर्टिकुलर। जैसे सामान्य नॉलेज का, सामान्य का मतलब कम नॉलेज समझ सकते हो आप अपनी भाषा में कि मोटे मोटे ऊपर से नॉलेज होता है। विशिष्ट का मतलब प्रत्येक चीज का नॉलेज धीरे धीरे उसको होता है। जैसे एक छोटे से बच्चे से निबंध लिखवाया जाए, गाय का निबंध लिखो, तो वो क्या लिखेगा? गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं। सामान्य। जो जो बड़ा होता है तो उसको विशिष्ट नॉलेज होने लगता है प्रत्येक चीज का, कि गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गाय क्या खाती है, गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं। तो ज्ञान कहाँ सामान्य से कहाँ हो रहा है? विशिष्टता की ओर चलता है। तो ये सिद्धांत कहलाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसके बाद में इसके बारे में डिटेल से हम शिक्षण विधियों में हम चर्चा इसकी करेंगे। अगला जो टॉपिक है वो संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। संचय और पुनरावृत्ति का 12 नंबर ये सिद्धांत कहलाता है संचय व पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पहले देखो सर, शब्दों पे समझ, टॉपिक को समझाओगे। यदि संचय का मतलब होता है जोड़ना, संचय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। और पुनरावृत्ति का अर्थ है जो पहले हुआ था वो वापस रिपीट होना, जो इंग्लिश में शब्द बोलते हैं रिपीट होना। तो रिपीट, पुनरावृत्ति का अर्थ है पुनः होना, पुनः दोहराना। ठीक है। अब इसको समझ सकते हो कि जब भी एक मनुष्य का विकास होता है, या बालक की मैं बात करूं तो बालक में क्या होता है कि जो उसकी पहले वाली अवस्था जो होती है, जैसे बालक की अवस्था आपने पढ़ी होगी कि पहली अवस्था शेषवावस्था, शेषवावस्था से गर्भावस्था होती है, तो उसी की बात नहीं करूंगा, शेषवावस्था। फिर उसके बाद में आती है बाल्यावस्था, ठीक है, और उसके बाद में आती है किशोरावस्था,
आपने पढ़ा था ये, हर लोग का ये याद आ रहा होगा, किशोरावस्था याद भी आपने किया होगा, समझा होगा। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जब भी बालक का विकास एक से दूसरी अवस्था में होता है तो कुछ नई चीजें जुड़ जाती है, साथ में वो पहले वाली चीजें भी होती है। ध्यान से समझना इस बात को कि जोड़ना मतलब शैशवावस्था से कुछ चीजें बाल्यावस्था में नहीं जुड़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शैशवावस्था की चीजें भूल जाएगी। जैसे एक शैशवावस्था की अवस्थाओं में शैशवावस्था को आप पढ़ोगे तो शैशवावस्था में आप समझोगे कि शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, आत्म केंद्रित होता है, वो दूसरों से उसका कोई जुड़ाव नहीं होता, केवल आत्म केंद्रित होता है। ये गुण बाल्यावस्था में भी आ जाता है, हालांकि कुछ उसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन ये गुण बाल्यावस्था में आ जाता है, ये कहलाती है पुनरावृत्ति। ये गुण वापस इसमें भी आया और साथ में बाल्यावस्था के कुछ गुण उसमें संचय हो जाता है, कुछ गुण उसमें जुड़ जाते हैं। यह सिद्धांत कहलाता है संचय या पुनरावृत्ति का सिद्धांत। काफी आपको अच्छा लगेगा इसको समझने में कि कोई भी बच्चा हो सीधा डायरेक्ट शैशवा अवस्था से बाल्यावस्था में आ गया तो ये नहीं होगा कि उसमें शैशवा अवस्था के गुण नहीं होंगे। इसीलिए तो जो विद्वान है, अलग अलग विद्वानों के, इससे पीछे वीडियो में हमने देखा था कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विभाजन किया था। किसी ने शैशवावस्था 2 साल के लिए बोली, किसी ने शैशवावस्था 3 साल के लिए बोल दी, क्योंकि उसकी एक स्पष्ट लाइन नहीं है कि इसकी तरफ आते ही ये ऊपर वाले गुण नहीं होंगे, इस तरफ आगे अवस्था दूसरी आ गई तो कुछ गुण इसके रहेंगे और कुछ गुण क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और यही सिद्धांत कहलाता है संचय व पुनरावृत्ति का सिद्धांत। समझ रहे हो, याद नहीं करना, आपने को समझना है। संचय और नाम से पता चल रहा है संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है वो कहलाता है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी, ये 14 नंबर का जो सिद्धांत है वो कहलाता है कि विकास एक बच्चा नहीं है, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, विकास की भविष्यवाणी संभव है। भविष्यवाणी संभव है। यह सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार आपने बहुत सारे टीचर्स को देखा होगा कि वो क्या करते, क्लास में जाते ही ये कह देते हैं कि ये बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। उसके गुण देख के, उसकी विशेषताएं देख के, उनका विकास को देख के ये समझा जा सकता है कि ये फला बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा, कैसा बढ़ेगा। राजस्थानी में कहावत है कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। सारा का सारा ये कि बच्चा होता है, बच्चे की एक्टिविटीज देख के पता लग जाता है, पालने मतलब बचपन में ही उसको देख के पता किया जा सकता है। पूत के पग पालने में ही दिख जाते, पालने में उसका भविष्य है वो पहले ही बताया जा सकता है कि ये बच्चा कहाँ ज्ञान करेगा। बच्चा एक क्लास में है, बड़ा शैतान है, ठीक है, पढ़ने में कैसा है, उसका एनालिसिस करे तो उस बच्चे का फ्यूचर, यदि वास्तव में ढंग से स्थितियां रही उसकी आगे, यदि कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं हुई और उसको वही की वो सुविधाएं मिलती रहे, तो उस बच्चे की विकास की भविष्यवाणी की जा सकती कि बच्चा कहाँ जाएगा। बहुत मारधाड़ वाला बच्चा है तो उसका विकास अलग होगा, बहुत स्टडी में सिंसियर है उसका अलग रिकॉर्ड होगा। तो कहने का मतलब है, तो इसके लिए आप सब कह सकते हो पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। ये इसका पूरा का पूरा अर्थ, ठीक है। तो ये सिद्धांत विकास की भविष्यवाणी संभव है, इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जा सकता है। अगला जो सिद्धांत है वो है विकास परिपक्वता और सीखने की उपज है। विकास क्या है, विकास परिपक्वता, एक सिद्धांत काम नहीं करता, विकास परिपक्वता व सीखने, विकास क्या है, विकास परिपक्वता और सीखने की उपज है। सीखने की उपज कैसे है अभी मैं समझाता हूं। इस सिद्धांत को देखो, पहले वाले को, इसमें कहा था कि किसी बच्चे की भविष्यवाणी की जा सकती है,
लेकिन मैंने एक कंडीशन जोड़ी थी कि उसको वैसी स्थितियां मिले और उसको डेवलपमेंट करने का अच्छा मौका मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, तब जाके वो वैसा बनेगा। तो नेक्स्ट जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि विकास क्या है, परिपक्वता, धीरे धीरे परिपक्व होता है, सीखता है कोई भी। और परिपक्वता से मतलब है ट्रेनिंग से समझ लो आप कि किसी भी बच्चे को सीखने की अच्छी सुविधाएं मिले और साथ में अच्छी ट्रेनिंग मिले तो उसका विकास जहां आप चाहते हो वहां उस बच्चे का विकास वहां तक कर सकते हो। वैसा ही उसका विकास, जैसे ट्रेनिंग मिलती है, जैसा उसको सीखने का मौका मिलता है, वैसे ही उसका विकास होता है। किसी बच्चे को ट्रेनिंग चोरी की दी जाए तो वो डॉक्टर नहीं बनेगा, उसकी ट्रेनिंग क्या दी गई थी, चोरी की, तो वो क्या करेगा, जेब काटेगा। और उसको ट्रेनिंग यदि धीरे धीरे पढ़ने का अच्छा माहौल, वातावरण अच्छा मिला और उसकी ट्रेनिंग भी हुई तो वो उसको कुछ भी बनाया जा सकता है। ये था। अगला जो सिद्धांत है उसका नाम है सांस्कृतिक परिवर्तनों पर प्रभावित। विकास क्या होता है, कौन सा नंबर का है, 16वां नंबर। सांस्कृतिक परिवर्तन, विकास क्या है, विकास किस पर डिपेंड करता है, विकास किस पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, सांस्कृतिक परिवर्तनों पर आधारित है। सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, परिवर्तनों से प्रभावित होता है, परिवर्तनों से प्रभावित होता है। इसको कैसे समझेंगे आप, प्रभावित होता है। देखो एक बच्चा है, उसका माहौल क्या है, उसके आस पड़ोस के बच्चे बड़े शैतान हैं, नटखट, तो पिताजी बड़े परेशान हो गए कि इस बच्चे को तो इनके साथ में रहेगा तो क्या होगा, इसका विकास नहीं हो सकता। तो उसी बच्चे को दूसरी जगह डाल दिया जहां सारे के सारे बच्चे क्या है, पढ़ने वाले, वहाँ की कल्चर क्या है, सारा का सारा सोसाइटी क्या है, पढ़ने वाले। तो वो बच्चा उस संस्कृति को छोड़ देगा और जो उसको माहौल मिलेगा उसी के अनुसार वो ढल जाएगा। अर्थात विकास यदि वो पहले उन बच्चों में रहता तो विकास अलग होता, अब दूसरे बच्चों में रहा, दूसरी संस्कृति में रहा तो उसका विकास अलग होता है। तो अर्थात विकास किससे प्रभावित होता है, संस्कृति, वहाँ के चारों तरफ की जो कल्चर है उनसे भी काफ़ी प्रभावित होता है। ऐसा आपके आसपास भी बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वहाँ माहौल अच्छा नहीं था और उस बच्चे को दूसरी जगह डाला गया और उस बच्चे को दूसरा वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा मिला और उसके बाद में उसका विकास अलग रूप से होगा। ये सिद्धांत कहलाता है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित। जैसी संस्कृति होती है, जैसा कल्चर होता है वहाँ का, उसी कल्चर के अनुसार उस बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ये कहलाता है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होती है। छोटा सा एक और लिख लो, ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट है, एग्जाम के व्यू से नहीं है लेकिन अपने बच्चों की केयर करने के हिसाब से ये सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है कि विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण होती है। विकास, ये आते हैं सब आपको सिद्धांत, विकास ये लास्ट वाला सिद्धांत है, इसको 17वां नंबर दे दूं मैं। तो विकास, वापस ध्यान से सुनना, विकास की आरंभिक बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। देखो कुछ लिखना नहीं है सिद्धांतों में, ये रट्टा भी नहीं मारना, केवल आपको आइडिया होना चाहिए। ये क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि जो भी विकास, इसका एग्जांपल मैं दूं आपको समझने के लिए कि मकान कैसे बनेगा, मकान कितना मजबूत होगा, मकान कितना ऊंचा ले जाया जा सकता है, वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी नींव पर डिपेंड करता है। वैसे ही किसी भी बच्चे का विकास जो होगा, किसी भी बालक का विकास होगा, वो उसकी आरंभ कैसा हो, उसकी बुनियाद कैसी हुई। बच्चा बचपन में ही देख लेना आप, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माता का स्तनपान ढंग से नहीं मिल पाता या उसको पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता, तो उसका विकास निश्चित रूप से क्या होगा, कमजोर रहेगा। और जिस बच्चे को बचपन में ही अच्छा
फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा मिला, खान पान अच्छा मिला, उसकी केयर बहुत ढंग से हुई, तो उसका विकास क्या होगा, वो बच्चा विकास में कैसे रहेगा, अच्छा रहेगा। अर्थात जैसी बच्चे की नींव पड़ेगी वैसा ही उसका विकास होगा। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे को कौन करता है, बच्चे की शुरुआत कहां से होती है, उसका परिवार। और जैसा उसका परिवार होगा वैसे ही उसका विकास होगा, उसका विचार होगा, उसका शरीर होगा, उसकी बनावट होगी, उनके सारे संवेग होंगे। सबसे ज्यादा प्रभावित करता है परिवार। इसलिए परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है, क्योंकि बुनियाद कहां पड़ी, उसकी फैमिली से पड़ी। बुनियाद उसकी फैमिली सारी उसकी बुनियाद बनाती है, और जैसी बुनियाद बनेगी वैसे ही बिल्डिंग बढ़ेगी। कितनी ऊंची बढ़ेगी वो किस पर करती है, डिपेंड करती है बुनियाद। तो ये थे विकास के सिद्धांत। कितने सिद्धांत थे, 17। इसमें 2-3 मोस्ट है, एक बार आप रीडिंग मार लेना, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद में साइकोलॉजी में आपको आनंद आने लगेगा। अगले जो नेक्स्ट टॉपिक है उनसे आपको साइकोलॉजी, जो सब्जेक्ट आपको लग रहा था कि ये बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, वो बोरिंग नहीं लगेगा, आपको साइकोलॉजी में मजा आने लगेगा। और साइकोलॉजी समझोगे तो आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक आप चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।